हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू एंड फ्रेश यूनिट, दैट इज यूनिट 6, and the unit name is our universe. The chapter number is chapter number 9 and the chapter name is Earth, Sun and Moon. So इस चैप्टर में हम अर्थ, सन एंड मून के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, अर्थ, द प्लैनेट अर्थ जिसमें हम रहते हैं, ओके, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। सन तो आपको पता ही होगा जो हमें हीट एंड लाइट देता है। एंड मून जो है वो नाइट स्काई में होता है, उसके अलग अलग फेजेस आपने देखे होंगे, ठीक है, कभी पूरा दिखता है कभी आधा दिखता है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट इज सोलर सिस्टम, नेक्स्ट वन द अर्थ, next is the structure of the earth, next one the sun, next the moon, next one phases of the moon, next है why does the moon shine, next one landing on the moon, next is eclipses, next one tides, next is artificial satellites, next one uses of artificial satellites. Let's start the chapter. We live on the earth. It is the only known planet that supports life. All the planets, including the earth, revolve around the sun. All planets and the sun are called heavenly bodies. We are able to know about these heavenly bodies with the help of astronomers. Astronomers are scientists who study about heavenly bodies. The branch of science that studies the heavenly bodies is known as astronomy. So यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि हम सभी कहाँ रहते हैं, प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। ओके, ये एक लौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो सपोर्ट करती है लाइफ को। एंड जो सभी के सभी प्लैनेट्स है, इंक्लूडिंग द अर्थ विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चक्कर लगाता है, ठीक है। एंड दीज ऑल आर द हेवनली बॉडीज। इनको हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज बोलते हैं। हमें इसके बारे में पता होता है अबाउट दिस हेवनली बॉडी विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमर, की वजह से हमें पता चलता है, एस्ट्रोनॉमर की वजह से पता चलता है। एस्ट्रोनॉमर कौन है स्टूडेंट्स? एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट है जो इन हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, और ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेवनली बॉडीज के बारे में, उसे हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इट इज गिवन द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक नेम इज सोलर सिस्टम. The sun and the celestial bodies that orbit it form the solar system. The sun is the center of the solar system. All the planets revolve around the sun in fixed path called the orbit. Orbits of the planets are elliptical, oval in shape. Planets are heavenly bodies that revolve around the sun. So हमें यहाँ पर बताया गया है सन और जो celestial bodies है जो ऑर्बिट करती है, विच ऑर्बिट यानी कि वो अलग अलग फॉर्म में वो चलती है, मूव करती है, ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो एक सोलर सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सन तो सेंटर में होता ही है एंड इसके चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स है फिर, ठीक है। एंड ये सभी जो प्लैनेट्स है जो रिवॉल्व करते हैं सन को, यानी कि सन के चक्कर लगाते हैं एक फिक्स पाथ में, उस फिक्स पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ओके, ऑर्बिट जो होते हैं प्लैनेट्स के वो एकदम इलिप्टिकल फॉर्म में होते हैं, यानी कि सर्कुलर नहीं होते, ओवल शेप के होते हैं। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज, ठीक है, जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ओके, next thing is that the planets of the solar system in order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Pluto, which was earlier considered a planet, was placed in a separate category called dwarf planets by the International Astronomical Union IAU in August 2006. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं इन द इंक्रीजिंग फॉर्म, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे उनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है फ्रॉम द सन। ओके, तो सबसे पहला प्लैनेट है मर्करी, देन इट इज वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। प्लूटो भी पहले कंसिडर किया जाता था प्लैनेट के फॉर्म में, बट अब उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में पुट करते हैं, ड्वार्फ यानी कि बौना। ओके, अब ये किसने कंसिडर किया है? ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने कंसिडर किया है, ठीक है, इन August 2006. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको पिक्चर भी दे रखा है हमारे सोलर सिस्टम का। आप देख सकते हो कैसे प्लैनेट्स जो है वो अरेंज है, ओके, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस।
Now the next topic in this one is about the Earth. Of all the planets that have been discovered so far, the Earth is the only planet that contains life. Seen from the space, the Earth looks like a mass of land, water, and air. What makes our Earth unique and its atmosphere? What make our Earth unique are its atmosphere and its water. Together, these make possible a rich variety of animal and plant life. So हमें यहाँ पर बताया गया है कि of all the planets which have been discovered so far, Earth एक लौता planet है जिसमें life exist करती है. Okay. सीन फ्रॉम द स्पेस, अर्थ जो है वो कैसा लगता है, एक मास ऑफ लैंड के जैसा लगता है, ठीक है, जिसमें पानी है, हवा है. एंड ये जो हमारे अर्थ को, प्लैनेट अर्थ को क्या चीज यूनिक बनाती है, द एटमोस्फेयर, ठीक है, जो उसके चारों तरफ है, एंड उसका पानी. ओके, टुगेदर ये सभी जो है मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, रिच वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ को फॉर्म करते हैं. ओके, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ये सब एग्जिस्ट करती है. आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो प्लैनेट अर्थ का. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. The Earth has an egg-like structure. At times, at its center is a yolk of metal called core, which is surrounded by an egg white of soft rocks called mantle and an outer shell of hard rocks called crust. सो अर्थ जो है उसका स्ट्रक्चर एकदम एग लाइक जैसा है, ओवल फॉर्म में है. ओके, सेंटर में उसका क्या है, योक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, द सेंट्रल पॉइंट. जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ में भी देख सकते हो. ये जो सेंटर पार्ट है स्टूडेंट, योक वन, ये सराउंडेड है एग वाइट से. तो ये जो एग वाइट है क्या चीज है, ये है मेंटल, ठीक है, जिसमें जो कोर है वो सराउंडेड फॉर्म में है उसके. ओके, एंड आउटर शेल है इसका ऑफ द हार्ड रॉक, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so let's know about it. First one आपको यहाँ पर दिया है crust. The outermost layer of the earth is called crust. Its thickness varies from place to place. It varies from 6 to 11 kilometer under oceans, but under high mountains it is about 70 kilometer thick. It is made up of rocks. It contains continents and oceans. Life exists on the crust. सो हमें यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, इसका जो थिकनेस है वो वेराई करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि वो वेरी करता है जगह टू जगह. ठीक है, सो फ्रॉम 6 to 11 किलोमीटर अंडर ओशंस हो गया. ठीक है, एंड बट अंडर हाई माउंटेन्स थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होता है. ठीक है, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर थिक होगा हाई माउंटेन्स के एरिया में. एंड ये किसका बना होता है, क्रस्ट, मेड अप ऑफ रॉक्स. ओके, ये कंटेन करता है द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन, एंड लाइफ ऑल्सो एग्जिस्ट इन इट. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको दे रखा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पिक्चर. ठीक है, आप देख सकते हो कोर एंड मेंटल एंड द क्रस्ट एरिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेंटल. The region between the crust and core of the earth is called mantle. The mantle is made of hot rocks. It is about 2900 kilometer thick. So यहाँ पर हमें बताया गया कि वो रीजन जो कि क्रस्ट एंड कोर के बीच में है उसे हम मेंटल बोलते हैं. एंड ये जो मेंटल है ये हॉट रॉक का बना है. ठीक है, एकदम गरम गरम पत्थर का बना हुआ है. एंड ये अबाउट 2900 किलोमीटर थिक है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कोर. The innermost part of the earth is called core. It is divided into two parts called outer and inner core. The outer core is about 2300 kilometer thick. It is made of molten iron and nickel. Inner core is also made of iron and nickel. It is about 1200 kilometer thick and is like a solid ball of metal. सो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो इनर मोस्ट पार्ट है हमारे प्लैनेट अर्थ का वो क्या है, कोर है. ओके, एंड ये डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एक है इनर कोर, अंदर वाला कोर, और एक है आउटर कोर. ठीक है, बाहर वाला. सो जो आउटर कोर है वो अबाउट 2300 किलोमीटर थिक है. ठीक है, एंड ये किसका बना हुआ होता है, ये मोल्टन पिघला हुआ आयरन और निकल का बना होता है. जो इनर कोर है वो भी पिघला हुआ आयरन एंड निकल फॉर्म का बना होता है. ठीक है, एंड ये 1200 किलोमीटर थिक होता है और ये काफी ज्यादा सॉलिड बॉल ऑफ मेटल होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज द सन. The sun is a star at the center of the solar system. It is the nearest star to the earth. It has a diameter of about 1,392,000 kilometers. It is about 1.5 million kilometers away from the earth.
सो यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो सन है ये एक स्टार है, ठीक है, विच इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, एकदम बीचों बीच है ये। हम इसे नियरेस्ट स्टार बोलते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ का, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर स्टार जो कि हमसे काफी ज्यादा दूर है। ओके इसका जो डायमीटर है सन का वो है 1,392,000 किलोमीटर। ओके एंड ये 1.5 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है, यानी कि हम प्लैनेट अर्थ से दूर है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इमेज दे रखा है सन का। Now the next thing is that the sun is made up of hydrogen and helium. About 3/4 of the sun mass is hydrogen. In the sun, hydrogen changes into helium and this releases a lot of heat and light energy. This energy is called solar energy. So हमें यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो सन है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, ठीक है। About 3/4 of the सन मास ये क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन कंटेन करता है, और सन में जो हाइड्रोजन है वो चेंज हो जाता है हीलियम में। ओके इससे काफी ज्यादा लॉट ऑफ हीट एंड लाइट जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमें प्रोवाइड होती है फ्रॉम द सन। ओके सो ये जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट थिंग इज दैट sunlight also contains harmful ultraviolet rays. They cause skin cancer. These rays are stopped by a layer of the atmosphere called ozone layer, but due to increasing air pollution, ozone layer is getting destroyed and a hole is formed over Antarctica. So यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो सनलाइट है ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज भी कॉज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, आई डैमेज हो सकती है। ओके सो ये जो रेज है इनको स्टॉप करता है एक लेयर जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओके एंड बट ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होते जा रही है, कम होते जा रही है, ठीक है, और इसका रिजल्ट हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंटार्क्टिका में देखने को मिल रहा है, वहां पर एक होल जो है वो फॉर्म हो रहा है। ओके Now the next topic in this one is the moon. The moon is the Earth's only natural satellite. It is approximately 385,000 kilometers away from the Earth. The moon is cool and dry with rocks and fine dirt on its surface. It has large circular hollows called craters. There is no air and water on the moon, so there can be no weather. Since sound waves travel through air, no sound can be heard on the moon. Hence, there is silence on the moon. So हमें यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो मून है ये अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 385,000 किलोमीटर की दूरी पे है हमारे प्लैनेट अर्थ से। एंड मून जो है काफी ज्यादा उसका सरफेस कूल है और ड्राई फॉर्म में है, वहां पर कूल एंड ड्राई रॉक्स है, ठीक है, फाइन डर्ट है उसके सरफेस में, एंड वहां पर एक लार्ज सर्कुलर हॉलो है जिसे हम क्रेटर बोलते हैं, जो गड्ढे होते हैं उन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं, ठीक है, वहां पर ना तो हवा है ना पानी है, ठीक है, कहाँ पर, मून में। ओके सो इसका मतलब ये हुआ कि वेदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है मून में, एंड जो साउंड वेव है वो अच्छे से ट्रैवल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि साउंड वेव को क्या चाहिए, एयर चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ओके सो साउंड वहां पर ट्रैवल नहीं होता है, एंड ना ही वहां पर हवा है ना ही वहां पर पानी है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर वैक्यूम प्रेजेंट है। ओके सो हम बोल सकते हैं कि इसी वजह से जो मून है उस वहां पर एकदम से क्या है, साइलेंस है। ओके आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको मून का सरफेस इमेज दे रखा है आपको इधर। ओके Now the next thing is that since there is no atmosphere surrounding the moon surface, there is no protection from the strong rays of the sun. This leads to extreme changes in temperature during night and day. The temperature on the moon ranges from a daytime maximum of about 123 degrees Celsius to a nighttime minimum of about -233 degrees Celsius. All these features make the moon a place where no life is possible. So यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि कोई भी एटमोस्फेयर जो है वो सराउंड नहीं कर रही है मून को, ठीक है, मून के सरफेस को। सो यहाँ यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एकदम प्रोटेक्शन नहीं है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ओके इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस हमें दिखने को मिलता है इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द नाइट एंड डे। ओके सो जो टेम्परेचर है मून का दिन के टाइम वो काफी ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है अबाउट 123 डिग्री सेल्सियस, और नाइट टाइम में मिनिमम होता है अबाउट -233 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो सभी फीचर्स है ये मून को एक ऐसी जगह बना देते हैं जहाँ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके Now student, before moving further, there is a point given, boost your mind. The earth pulls everything down with the force of gravity. That is why
That is why anything throws up come down. The moon also pulls up thing towards itself, but since it is much smaller than the earth, the force of gravity is less. It is only about one sixth of that on the earth. This means that if you can jump 1 meter high on the earth, you can jump 6 meter high on the moon with the same effort. In fact, your weight on the moon would only be the 1/6 of your weight on the earth. So यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो अर्थ है वो पुल करता है हर एक चीज को नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि अर्थ में क्या प्रेजेंट है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल प्रेजेंट है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है कहाँ पर, जमीन की तरफ। ओके, तो कोई भी चीज को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो नीचे ही आती है, ठीक है। ऐसे ही मून में भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मून में भी जो है वो नीचे की तरफ ही आता है, सरफेस की तरफ आता है, पर सरफेस में टच नहीं होता है, सरफेस से थोड़ा ऊपर हो जाता है। यानी कि अगर आप जंप करोगे अर्थ में 1 मीटर हाई, तो मून में आपका जो जंप होगा वो 6 मीटर हाई होगा। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो आपका वेट प्लैनेट अर्थ में है वो उसका 1/6 पार्ट जो है वो आपका वेट होगा मून में। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का वेट है 24, ठीक है, तो प्लैनेट अर्थ में, और उसका मून में वेट कितना हो जाएगा, आप उसका 1/6 कर दो, 1/6 करोगे आप 24 का तो कितना हो जाएगा, 4 kg। ओके, तो मून में उसका हो जाएगा 4 kg। ओके, now the next topic is phases of the moon. The different shapes of the moon as visible from the earth are called its phases. The shape during a particular place depends on the lighted part that can be seen by as a time on the earth. So हमने देखा कि डिफरेंट शेप्स ऑफ हमें मून देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि आपको अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं हर एक उसमें, हर एक फॉर्म में। ओके, सो इन शेप्स को हम क्या बोलेंगे, इन शेप्स को हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो शेप है ये हमेशा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हमेशा लाइट पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द लाइटेड पार्ट जो कि हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको पिक्चर भी दे रखा है फेजेस ऑफ द मून का। आप देख सकते हो यहाँ पर क्रीजेंट मून, हाफ मून, गिबियस मून दे रखा है आपको, फुल मून दे रखा है, न्यू मून दे रखा है। ओके, now the next topic in this one is why does the moon shine? ये जो मून है ये शाइन क्यों करता है? The full moon is the brightest heavenly body in the night sky. It does not have any light of its own, but shines because it reflects the light of the sun that falls on it. It is smaller than the sun, though it appears to be of the same size. This is so because the moon is closer to us as that of the sun. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो फुल मून है वो काफी ज्यादा लाइटेड, काफी ज्यादा ब्राइटेस्ट वन होता है, ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी है नाइट स्काई में। इसका खुद का अपना लाइट नहीं होता है, पर इसे लाइट कहाँ से मिलता है, सन के थ्रू मिलता है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट वहां पर। ओके, सो इसी वजह से जो मून है वो हमें थोड़ा काफी ज्यादा बड़ा दिखता है, क्योंकि मून जो है काफी ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू द सन। ओके, now student before moving further there is a point given, boost your mind. So इसमें point number 1 हमें दिया है, when 2 full moons occur in a single month, the second full moon is called a blue moon. जब 2 full moon जो है एक ही single month में occur होते हैं और उसके बाद जब एक और full moon आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, blue moon बोलते हैं। Okay, next point is the moon is much closer to the earth as compared to the sun. A car moving at 96 km per hour would take about 5.5 months to reach the moon from the earth. So यहाँ पर हमें बताया गया कि मून जो है काफी ज्यादा पास है हमारे प्लैनेट अर्थ के एज कम्पेयर टू द सन। ओके, अब कोई कार है जो कि 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, वो कितना टाइम लगाएगी मून में पहुंचने के लिए, 5.5 मंथ्स लगाएगी, ठीक है, प्लैनेट अर्थ से मून में पहुंचने के लिए। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट topic in this one is landing on the moon. Apollo 11 was the spaceship that took 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. Neil Armstrong was the first man to step on the moon on July 20, 1969. Neil Armstrong and Edwin Aldrin brought rock samples and soil to the Earth. Scientists got lots of information about the moon from these samples. This landing on the moon was followed by many more successful missions to the moon. So यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो अपोलो 9 है वो एक ऐसी स्पेसशिप है जो कि
3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को लेकर गई थी। वो कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले इकलौते ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने स्टेप किया था मून में। कब किया था? जुलाई 20, 1969 में। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ने वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए थे, मून के सॉइल्स, रॉक्स, पार्ट्स को उन्होंने कलेक्ट किया था। ओके, फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, उनको बहुत सारी जानकारी मिली थी मून के बारे में, मून के सरफेस के बारे में, और ये भी पता चला था कि मून में हवा नहीं होता है, पानी नहीं होता है, वहां पर सिर्फ वैक्यूम एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये जो लैंडिंग है इसके बाद क्या होने लगा? डिफरेंट लैंडिंग्स होने लगी। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पिक्चर दे रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, एडविन एल्ड्रिन का भी, एंड माइकल कॉलिंस। Now student, the next topic in this one is eclipses. The moon rotates around its own axis and at the same time revolves around the earth. जो मून है वो अपने खुद के एक्सिस पे तो रोटेट करता ही है और वो अर्थ के भी चक्कर लगाता है। ओके, when the light of the sun is blocked by the moon or the earth, then a shadow is formed. This is called an eclipse. Eclipses are of two types: solar eclipse and lunar eclipse. So स्टूडेंट, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब लाइट ब्लॉक हो जाती है सन की, या तो मून की वजह से या फिर अर्थ की वजह से, तो वो एक एक्लिप्स फॉर्म करता है। ठीक है, अब एक्लिप्स जो है स्टूडेंट वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोलर एक्लिप्स और एक होता है लूनर एक्लिप्स। ओके, सो द फर्स्ट वन इज सोलर एक्लिप्स। When the moon comes between the sun and the earth, the moon casts a shadow on the earth. The people in certain parts of the earth cannot see the sun at all, or it only appears partially for some time. This is called solar eclipse. तो हमें यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और मून शेडो कास्ट करता है प्लैनेट अर्थ पे, ठीक है, एक तरीके से वो पूरा ब्लॉक कर देता है सन को। ओके, वो एकदम सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो ये क्या कॉज कर रहा है? ये कॉज कर रहा है सोलर एक्लिप्स को। ओके, तो इसमें हम या तो सन को आधा ही देख पाते हैं या फिर हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, when the moon hides the sun completely, it is called total solar eclipse. No sunlight reaches the earth and it becomes totally dark even during the daytime. When moon hides the sun partially, it is called partial solar eclipse. तो जब मून पूरी तरीके से सन को हाइड कर देता है उसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, और जब मून आधा ही हाइड कर पाता है सन को उसे हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। तो टोटल सोलर एक्लिप्स में हम देख सकते हैं कि सन हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सोलर एक्लिप्स का इमेज दे रखा है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, द अनदर टॉपिक इन दिस वन इज लूनर एक्लिप्स. The moon constantly revolves around the earth. At times during this journey, the moon moves into the dark shadow of the earth and does not receive any sunlight. Then it gets hidden from view. We call this an eclipse of the moon or lunar eclipse. When the moon is completely in the dark shadow of the earth, it is a total lunar eclipse. When the moon is only partially hidden by the dark shadow of the earth, it is a partial lunar eclipse. When the moons come out of the earth's shadow, the eclipse is over and the moon can be clearly seen. At the time of the eclipse, the sun, the earth and the moon are in a straight line. A lunar eclipse occurs only at night. तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया गया है, यानी कि जो मून है आपको पता है वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है, ठीक है। एट टाइम ड्यूरिंग द जर्नी क्या हो जाता है कि अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ जाता है, फिर जो अर्थ है वो शेडो कास्ट करता है मून पर, एंड जो मून है वो बिल्कुल भी सनलाइट रिसीव नहीं कर पाता है, जिसके वजह से मून एक्लिप्स यानी कि लूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है। ओके, अब मून जो है जब कम्प्लीटली हिडन हो जाता, मून जो है वो कम्प्लीटली जब रिसीव करता है द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, उसे हम टोटल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, और जब वो पार्शियल रिसीव करता है तो उसे हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। ओके, व्हेन मून कम आउट ऑफ द अर्थ शेडो, जब मून जो है अर्थ शेडो से बाहर आता है तो एक्लिप्स जो है वो ओवर हो जाता है, जो लूनर एक्लिप्स है वो ओवर हो जाता है एंड हम मून को एकदम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। जो सन है एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स, जो सन है, जो अर्थ है और जो मून है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ही फॉर्म होते हैं, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो या लूनर एक्लिप्स हो। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज ऑफ लूनर एक्लिप्स आपको दे रखा है, आप देख सकते हो सन और मून के बीच में प्लैनेट अर्थ है। ओके
This is the lunar eclipse. Now the next topic in this one is tides. The earth and the moon attract each other like magnets. Both the earth and the moon have gravity and exhibit gravitational pull. The moon tries to pull everything on the earth's surface, on the earth closer to itself. तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो अर्थ एंड मून है वो एकदम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट फॉर्म में है क्योंकि वहां पर एक मैग्नेटिक पुल है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि दोनों में, अर्थ में भी और मून में भी ग्रेविटेशनल पुल होता है, बस फर्क ये है कि मून में थोड़ा वेट कम होता है एज कम्पेयर टू द अर्थ। ओके, एंड दोनों में ग्रेविटेशनल पुल है जिसके वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मून जो है वो ट्राई करता है कि वो जो चीजें हैं अर्थ में उसे पुल कर सके, अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, now the next thing is that the earth is able to hold on to everything except water. This is because the water is always moving. As a result, moon is able to pull at the water. The water of the seas on the side of the earth facing the moon is attracted towards, causing high tide. The water of the seas on the side of the earth facing away from the moon is not attracted by the moon and causing low tide. तो यहाँ पर हमें बताया गया है स्टूडेंट कि जो अर्थ है उसमें जो भी चीजें हैं वो मून अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब वो लैंड वगैरह को तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्टैटिक फॉर्म में हम मूव नहीं कर रही है, पर कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा मूव करती रहती है, फ्लो करती रहती है, वो है पानी। ठीक है, पानी ऐसी चीज है जो एकदम फ्लो करती है। ओके, तो पानी को वो इजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। जो मून है वो पानी को इजिली अट्रैक्ट कर सकता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो पानी है समुद्र का, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द अर्थ जो फेस कर रहा है मून को, ठीक है, वो एक अपवर्ड मूवमेंट कॉज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं, जो एकदम अपवर्ड मूवमेंट होता है समुद्र का। ठीक है, और जो फेस कर रहा है मून को थोड़ा दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द मून वो फेस कर रहा है, वो क्या फॉर्म करता है, लो टाइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिदमिक मूवमेंट हो रहा होता है हायर एंड लोअर टाइड का। ओके, every day there are two high tides and two low tides. The sea is constantly moving from a high tide to a low tide and then again to high tide. The highest tide occur at the time of the new moon and full moon. सो यहाँ पर हमें स्टूडेंट बताया गया है कि हर दिन हम देखते हैं हाई टाइड एंड लो टाइड को, दो हाई टाइड होते हैं, दो लो टाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होता है समुद्र का फ्रॉम अ हाई टाइड टू अ लो टाइड, ठीक है, एंड अगेन टू अ हाई टाइड, ओके, ये होता है मून के वजह से ही। ओके, सो जो हाईएस्ट टाइड जो अकर होती है वो कब होती है, न्यू मून में एंड फुल मून में। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पिक्चर दे रही है फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स की, आप हाई टाइड लो टाइड फॉर्म देख सकते हो यहाँ पर। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टाइड। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन is artificial satellites. The moon is the only natural satellite of the earth. Artificial satellites are man-made objects sent into space to orbit planets. The first man-made satellite was Sputnik 1, which was sent into space of 7th October 1957. Since then, many countries have sent their satellites into space. Aryabhatta was India's first satellite. Depending on the purpose, satellites are of different kinds. So हमें यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो मून है वो तो एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, पर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। ठीक है, जो नेचुरली क्रिएट नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट। ओके, तो पहला सैटेलाइट जो फॉर्म किया था ह्यूमन बीइंग ने वो था स्पुतनिक 1, जो कि यूएसएसआर ने किया था। ओके, एंड इन ऑन व्हिच डेट एंड ईयर, दैट इज 7th of October 1957। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्टा। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया कि जो सैटेलाइट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग काइंड के होते हैं उनके यूजेस की वजह से। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सैटेलाइट की इमेज दे रखी है, दिस इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, सो स्टूडेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर गिवन। सबसे पहले आपको दे रखा है वेदर सैटेलाइट। They send information of pictures to Earth of clouds, their formation and of air currents. They are used to predict weather information and to warn people about storms, tornadoes, etc. तो ये जो वेदर सैटेलाइट है ये इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है, अबाउट द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ, क्लाउड की इमेजेस, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन, एयर करंट की इमेजेस, ताकि हम क्या कर सके, वेदर प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके और हमें पता चल सके कब बारिश होने वाली है। ठीक है, और हमें इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉर्म्स भी मिल सके, तूफान के बारे में जानकारी मिल सके, टोर्नेडो, साइक्लोन के बारे में।
Now next type of satellite is navigation satellite. These satellites help ships and aircraft find their way. ये जो satellite है navigation, ये मदद करते हैं ships और aircraft को कि वो अपना रास्ता भटके ना और वो सही direction में ही जाए, तो इसे direction बताते हैं. Next one is astronomy satellite. They carry telescope into space. They send information about the outer space. Astronomers study these to know more about happenings in space. तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से telescope होता है जो कि space में होता है. ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है अबाउट द इनर स्पेस, जो आउटर स्पेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है, नॉट द इनर वन. नेक्स्ट इज दैट एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी दीज. जो एस्ट्रोनॉमर्स है ये इनकी ही बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि इनको पता चल सके कि स्पेस में क्या हो रहा है. ओके. Now next type of satellite is communication satellite. They are used to transmit telephone conversation and TV programs across the earth. They are even used for sending messages through mobile phones and computers. तो ये जो communication satellite है ये हम use करते हैं ताकि हम transmit कर सके telephone conversations को, TV program को, TV में हम देख सके easily, and ये हम use करते हैं even for sending messages through the mobile phone and the computer one. Okay. Now let's know about the next thing, that is Now the next topic is uses of artificial satellite. तो इसमें सबसे पहले point number 1 आपको दिया है. Cameras of weather satellites take photos of the earth and its atmosphere including clouds. They send back these photographs to weather study centers on earth. The weather bulletin is telecast on Indian TV every day on the basis of information received from INSET IB. Weather bulletin predict the weather and gives us early warnings of rain, storm और cyclone. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताया है अबाउट द वेदर सैटेलाइट की. जो वेदर सैटेलाइट है उसमें कुछ कैमराज होते हैं जो फोटोज देते हैं अर्थ का, एटमोस्फेयर का, इंक्लूडिंग क्लाउड्स का भी, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके. अब ये जो फोटोग्राफ्स है इनके बारे में स्टडी होती है वेदर स्टडी सेंटर में, ठीक है, हमारे प्लैनेट अर्थ में. और जो वेदर बुलेटिन है वो टेलीकास्ट किया जाता है इंडियन टीवी में हर दिन टेलीकास्ट होता है. आप देखते भी होंगे न्यूज चैनल में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिसीव करता है फ्रॉम द इनसेट आईबी, ठीक है, इनसेट आईबी से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है वहां से. सो वेदर बुलेटिन जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं वेदर के बारे में, ठीक है, वेदर के बारे में बताते हैं. आपने देखा भी होगा कि वो बारिश कब होगी ये सब बताते हैं, ठीक है. और वो वार्न भी करते हैं अबाउट द रेन, हैवी रेन, स्टॉर्म एंड ऑल्सो साइक्लोन. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज communication satellites send live telecast of the events on TV to distant places. Events may be political, cultural, or of sports. It also communicates dance, drama, and films for recreation to be seen everywhere on the globe. तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द लाइव थिंग्स. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो आप इंडिया में इजीली देख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओनली. ओके, ऐसे ही पॉलिटिकल, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, इन सब के बारे में भी आपको पता चल जाता है. एंड ऑल्सो हमारे जो एंटरटेनमेंट पर्पजेस के लिए चीजें हैं जैसे डांस, ड्रामा, फिल्म जो है ये भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से आपको पहुंचता है. ओके. Now next point is astronomers use unmanned spacecraft to take detailed observation and measurement of our solar system and the stars. Unmanned spacecraft or space probes have traveled as far as the planet Venus, Mars, Jupiter and Saturn. So astronomers जो है वो unmanned spacecraft को use करते हैं. Unmanned spacecraft मतलब जो जिसमें human being नहीं होते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, डिटेल इंफॉर्मेशन ले सके एंड मेजरमेंट ले सके ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द स्टार्स. ठीक है, तो ये जो अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है यानी कि इनको हम स्पेस प्रोब भी बोलते हैं, ये ट्रैवल करते हैं एज फार एज द प्लैनेट वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, ये वर्ड बैंक आपको लिखना है, अच्छे से याद भी करना है. ओके. Now let's move into the summary point, that is main points. So the point number 1 is the branch of science that studies the heavenly bodies is known as astronomy. Next one, point number 2, the sun and the celestial bodies that orbit form the solar system. Next one, point number 3, the outermost layer of the earth is called crust. Point number 4, the regions between the crust and core of the earth is called mantle. Point number 5, the innermost part of the earth is called core. Point number 6, the sun is the nearest star to the earth. Point number 7, the moon is cool and dry with rocks and fine dirt on its surface. Point number 8, the moon does not have any light of its own but shines because it reflects the light of the sun that falls on it. Point number 9, when the light of the sun is blocked by the moon or the earth, then a shadow is formed. This is called an eclipse. Point number 10, artificial satellites are man-made satellites sent into space to orbit planets.
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और इसके एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।